आज कुछ इंटरेस्टिंग जैसा कुछ बात करते हैं, तो हम बात करेंगे यार सेक्शन नंबर 62 की। चलिए शुरू करें, बट स्टार्ट करने के पहले थोड़ी सी बात करें कि भाई जो सेक्शन नंबर आपका 62 है, ये पूरा का पूरा सेक्शन 3 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। तो सेक्शन 62 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए है, क्लॉज बी है और क्लॉज सी है, राइट। सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए बात करता है राइट इशू की। सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी बात करता है ईसॉप की, और सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी बात करता है प्रेफरेंशियल इशू की, राइट। अब इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए उसकी हम बात करें। कॉन्सेप्ट ये है भाई, ये हुआ आपका प्रेफरेंशियल इशू। राइट इशू हम हमेशा किसको देते हैं यार? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, ईसॉप एम्प्लॉइज को, प्रेफरेंशियल इशू सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को। ये तो एक बेसिक फंडा है जो आपको सबको पता है कि भाई कौन सा किसको इशू दिया जाता है। मतलब ये तरीके हैं जिससे मेरी कंपनी क्या रेस कर सकती है, कैपिटल रेस कर सकती है, भले ही थोड़ा कम पैसे मिले। से फॉर एग्जांपल ईसॉप में आप हो सकता है थोड़ी कम प्राइस पर आप ऑफर करो जो मार्केट में प्राइस चल रही है। प्रेफरेंशियल इशू में भी आप क्या कर सकते हो, सब सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को ऑफर दे सकते हो। और राइट इशू का कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर डिफरेंस है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग वालों को मौका दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड राइट इशू का। चले, तीनों के कॉन्सेप्ट अलग हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चले, तो सेक्शन 62 हुआ भाई फर्दर इशू ऑफ शेयर्स। क्या हुआ आपका? सेक्शन 62 शैल नॉट अप्लाई ओवर 408 वाली कंपनी, बोले तो दीदी कंपनी के ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगता। तो सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए बात करता है राइट इशू की, फर्दर इशू ऑफ शेयर। 1 बी बात करता है ईसॉप की, और सी बात करता है प्रेफरेंशियल बेसिस पे शेयर्स इशू करने की। ये हमने 3 चीजें आपको याद रखना है, ए बी सी। आगे सबसे पहले हम बात करें यार राइट इशू। तो नाम से ही लग रहा है भाई राइट इशू मतलब किसी ना किसी व्यक्ति को कोई ना कोई चीज पर राइट है और अकॉर्डिंगली हमने इशू किया है, ये कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहली बात तो राइट इशू शैल बी ऑफर्ड कंपल्सरी। लॉ ने क्या बोला यार? शैल बी ऑफर्ड। किसको देना है आपको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। एग्जाम में एक बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि एक मिस्टर ए है, फॉर एग्जाम्पल एक मिस्टर ए है और मिस्टर ए होल्ड करे हैं सब्सटेंशियल होल्डिंग ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर सब्सटेंशियल होल्डर है। से फॉर एग्जाम्पल ये बंदा ऑलरेडी 55% शेयर्स होल्ड किया है। सब डायरेक्टर्स ने डिसाइड करा कि एक काम करते हैं यार, हम शेयर्स तो ऑफर करेंगे बट हम ए को शेयर्स नहीं दे। सब हम राइट इशू लेकर आ रहे हैं बट हम ए को ऑफर नहीं दें। और रीजन क्या है उनका कि ऑलरेडी ए बहुत सारे शेयर्स को होल्ड किया है। लॉ ने बोला यार ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है, याद रखना भाई ऐसा नहीं होता है। क्यों? लॉ ने क्या बोला? राइट इशू शेल बी ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कंपल्सरी। कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई अपवाद नहीं, कंपल्सरी आपको सारे के सारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट इशू देना है। ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को टू रिसीव इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर, इनको हक है इन्विटेशन एक्सेप्ट करने का, टू द शेयर्स ऑफ द कंपनी बिफोर बीइंग ऑफर्ड टू अदर्स, राइट। हम बाद में किसी और को ऑफर करेंगे, पहले आपको मौका दिया है, जो आपको मौका दिया वो मौके को हम क्या बोलेंगे यार? राइट इशू। अच्छा, ये जो पहले मौका दिया है दिस इज कॉल्ड एज अ राइट ऑफ प्रियम्पशन। एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछ ले वो शॉर्ट नोट ऑन राइट ऑफ प्रियम्पशन, इसका मतलब उसने आपसे सवाल पूछा है सब राइट इशू का। चले, कुछ कुछ कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अलॉटमेंट का बेसिस क्या होगा? तो भाई मेरी कंपनी एक रेशियो डिसाइड करेगी कि जिसके पास पुराने 10 शेयर हैं उसको हम 3 शेयर का राइट दे रहे हैं। जो भी उनके हिसाब से रेशियो निकल के आएगा उस रेशियो में आपको ऑफर दिया जाएगा।
और जितने मेरे पास से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर 100 शेयर्स की होल्डिंग है तो मुझे कितने राइट लेने का अधिकार है? 3 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 30 शेयर लेने का मुझे राइट है। ये होता है आपका राइट ऑफर। अब याद रखना सब राइट और राइट इशू में हमको ये भी पता है कि हम फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं लेना है तो मैं किसी और के फेवर में ये ट्रांसफर भी कर सकता हूं, दैट इज कॉल्ड रेनाउंसिएशन। चले, फर्दर शेयर शैल बी ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर इन प्रपोर्शन, उस अनुपात में जो आपके पास शेयर्स ऑलरेडी होल्ड है। अगर आपके पास 10 क्वांटिटी है और मेरी कंपनी ने 10 पे 3 का ऑफर दिया है तो आपको 3 शेयर्स लेने का राइट है। क्या शेयर होल्डर 3 से ज्यादा की डिमांड कर सकता है क्या? अगर आपके पास 10 ही है तो नहीं। क्या शेयर होल्डर कम ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, ऐसा कोई मना नहीं है। लेटर ऑफ ऑफर, राइट ऑफर कैन बी मेड बाय अ लेटर ऑफ ऑफर। राइट ऑफर क्या है? आपको एक लेटर ऑफ ऑफर के थ्रू दिया जाता है। कंटेंट क्या क्या रहेगा? नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, द टाइम विद इन विच द ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड। ऐसा नहीं है कि भाई आज ऑफर दिया और सब 2025 में मोदी जी जब गवर्नमेंट में आ जाए राइट तब आप इसको ऑफर करना ना। लॉ ने एक समय सीमा लगा दी वहां पर कि भाई आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी है या रिजेक्ट करनी है या रिनंसिएशन करना है, जो भी करना है एक तय समय सीमा में होना चाहिए। मतलब राइट इशू मिनिमम 15 डेज के लिए ओपन रहेगा, मैक्सिमम डेट ऑफ द ऑफर से 30 दिन के लिए ओपन रहने वाला है। मैनर ऑफ सेंडिंग नोटिस, आप कैसे नोटिस भेजोगे? तो लॉ ने बोला यार डिस्पैच करो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एटलीस्ट 3 डेज बिफोर द ओपनिंग ऑफ द इशू। मतलब आपका जो राइट इशू ओपन होने वाला है उसके 3 दिन पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को लेटर ऑफ ऑफर दे दो, एलओएफ। किस तरीके से देना है? थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड। ये 3 ही तरीके हैं। वो कबूतर जा वाला कंसेप्ट खत्म हो चुका है, राइट। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और ये पॉइंट जो है ये अलग बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सब मेरी कंपनी ने 10 पे 3 शेयर का ऑफर दिया, सब शेयर होल्डर मना कर रहा है, वो लेने के लिए तैयार नहीं है, ना ही वो किसी और का नाम दे रहा है, सब रिनंसिएशन का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो लॉ ने बोला यार अब बोर्ड मतलब डायरेक्टर डिसाइड करेंगे कि ये 3 का करना क्या है। वो 3 किसी और व्यक्ति को दे देंगे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं होगा। प्रैक्टिकल में इस वाले पॉइंट का बहुत यूज होता है। क्यों? क्योंकि साहब कंपनी को किसी नए व्यक्ति को देना है, एग्जिस्टिंग वाले मना कर देंगे कि भाई हमको नहीं लेना है, तो फिर कंपनी क्या करती है? कंपनी फिर भाई दूसरे लोगों को देती है जो एग्जिस्टिंग नहीं है। याद रखना भाई नया व्यक्ति को भी आप ये शेयर्स ऑफर कर सकते हैं। द बीओडी में डिस्पोज ऑफ द शेयर्स ऑफर्ड इन अ मैनर बेनिफिशियल टू द कंपनी। सब जो कंपनी के बेनिफिशियल के लिए है आप वैसे दे देंगे। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड टाइम और रिसिप्ट ऑफ अर्लियर इंटीमेशन फ्रॉम द शेयर होल्डर, मतलब 30 दिन तो आप वेट करो, या 30 दिन के पहले ही अगर शेयर होल्डर ने बोल दिया हमको नहीं लेना, ना ही किसी को रिनंसिएशन करना है, तो फिर आप फर्दर किसी को ऑफर कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इतना तो वेट करना ही पड़ेगा। आगे स्टेटमेंट, लेटर ऑफ ऑफर शैल स्टेट दैट द ऑफर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डिक्लाइन अगर इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। मतलब जो 30 दिन का वक्त दिया गया, भाई अगर 30 दिन में आपने दो बातें हैं, या तो आपने बोल दिया भाई हमको नहीं लेना, या आपने कुछ नहीं बोला, आप न्यूट्रल रहे, तो लॉ ने बोला न्यूट्रल रहे तो भाई 30 दिन जैसे ही खत्म ऑफर डीम टू बी डिक्लाइन मान लिया जाएगा। शेयर होल्डर हैव द राइट टू रेनाउंस इन फेवर ऑफ देयर नॉमिनीज। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा शेयर होल्डर को जो आपको ये क्या कहते हैं इसको रेनाउंस करना है, रेनाउंस कितने दिन में करना है? क्या शेयर होल्डर कोई 30 दिन के बाद रेनाउंस कर सकता है क्या? आंसर इज नो, राइट। याद रखना सब आपको जो रेनाउंसिएशन करना है वो भी आपको 30 दिन में ही करना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। आगे प्रोवाइडेड दैट नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द सब क्लॉज और सबसेक्शन ऑफ दिस सेक्शन, इन केस 90% ऑफ द मेंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी अगर अपनी कंसेंट देते हैं तो ये जो समय सीमा दी गई है इसको कम भी किया जा सकता है। बट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी कितने परसेंट अप्रूवल दें? 90% वाले। दिस सेक्शन विल नॉट अप्लाई ओवर निधि कंपनी, इस पर नहीं लगता है। द फॉलोइंग प्रोविजन एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी वाया नोटिफिकेशन, दिस इज दिस।
ये कॉन्सेप्ट है हमारा पहला वाला सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए बात करता है राइट इशू की। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साहब एम्प्लॉयज के एंगल से भी, हम बात करेंगे यार ईसॉप की। अब ये ईसॉप का कॉन्सेप्ट होता क्या है? तो ये कॉन्सेप्ट है भाई, फॉर एग्जाम्पल साहब हमारी कंपनी में शर्मा जी हैं। अब यार शर्मा जी साहब बहुत अच्छे एम्प्लॉय हैं, राइट। हमारी कंपनी में वर्मा जी हैं, शर्मा जी हैं, वर्मा जी हैं। अब ये दो कंपनी मेरी कंपनी में बढ़िया एम्प्लॉय हैं। अब मैं नहीं चाहता कि भाई ये एम्प्लॉय छोड़कर जाए, तो मैं क्या करूंगा साहब, इनको कुछ लालच दूंगा। और लालच में क्या करूंगा, मैं बोलूंगा देखो शर्मा जी यार, हम आपको 100 शेयर्स का एक ऑफर दे रहे हैं। वर्मा जी को भी यही बोलेंगे और इनको ये बोलेंगे कि भाई देखो यार सब ये वाले जो 100 शेयर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल सब इनको ऑफर दिया गया 2016 में। इनको बोला गया कि यार आपको ये 2018 दिसंबर, आप ये 100 में से अगर आप मेरी कंपनी में रहे तो अभी जो फॉर एग्जाम्पल अभी जो मेरे शेयर्स की प्राइस है 1000 रुपए, हम आपको ये 30 शेयर्स देंगे साहब 700 रुपए में। वर्मा जी को भी यही चीज बोली इन्होंने, अगर आप 2019 एक साल और एक्स्ट्रा रहे मेरी कंपनी में, अगर आप 2019 तक रहे तो साहब आपको 100 में से 40 और हम शेयर्स दे देंगे। जो भी प्राइस चल रही हुई उसमें हम 20% डिस्काउंट पे, ऐसा कुछ बोल दिया इन्होंने, ठीक है। 2021 तक रहे तो आपको रिमेनिंग 30% और हम दे देंगे, राइट। याद रखना साहब ये आपने एक तरीके से क्या दे दी है, आपने लालच दे दी है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को कि भाई चिंता मत कर, तेरे को हम इतने इतने शेयर्स देंगे अगर आप अपनी सर्विसेज कंपनी को देते रहे इन साल तक। मैं चाहता हूं कि मैं अपने की एम्प्लॉयज को रिटेन करके रखूं बहुत समय तक। अब ध्यान से 2016 में जो हमने ये शेयर्स ऑफर करे हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रांट डेट। ये जो ड्यूरेशन है दैट इज कॉल्ड वेस्टिंग पीरियड। और ये जो 30 शेयर्स लेगा 2018 में, ये 40 शेयर 2019 में, 21 में 30 शेयर, दैट इज कॉल्ड एक्सरसाइज डेट। बराबर है। तो ईसॉप में ये तीन तरह का कॉन्सेप्ट होता है साहब, एक होता है ग्रांट डेट का, एक होता है वेस्टिंग पीरियड का, और एक क्या होता है आपका एक्सरसाइज डेट का, मतलब जिस तारीख को आपने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज किया है वो। अब दो बातें, फॉर एग्जाम्पल शर्मा जी ने साहब 2018 तक काम करा, 2019 तक काम किया, बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। शर्मा जी ने 2019 तक काम किया, अब क्या होगा 2002 बातें हैं, या तो उन्होंने 2021 तक भी काम किया या उन्होंने नौकरी छोड़ दी। अब अगर नौकरी छोड़ दी है साहब शर्मा जी ने, तो क्या होगा, जो 30 शेयर्स का ऑफर है ये हो जाएगा लैप्स। क्या ये 30 और 40 जो है 2018-19 वाले, ये भी कंपनी वापस ले लेगा क्या? नहीं। दिसंबर 2019 में ये वाले तो इनको ऑफर हो गए, और अगर एक बार ऑफर हो गए 30 और 40 शेयर, तो फिर ये वाले तो किसकी प्रॉपर्टी है साहब, शर्मा जी की प्रॉपर्टी है, वो जैसे चाहे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्या शर्मा जी ये 30 शेयर जो 2021 वाले हैं इनके रिस्पेक्ट में कोई एज अ सिक्योरिटी हाइपोथेकेट मॉर्टगेज कर सकते हैं क्या, इनके रिस्पेक्ट में कोई लोन वगैरह ले सकते हैं क्या? नहीं। लॉ ने क्या बोला यार, आज आपको ये सिर्फ एक ऑफर है, आपको अभी आप इसके मालिक नहीं बने हैं, ये आपको सिर्फ एक ऑफर दिया है। एग्जाम में ये भी सवाल आता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई कब और लैप्स हो जाएगा। अच्छा, कंपनी चाहती है सब पॉलिसी में चेंज करना ईसॉप की, तो लॉ ने बोला यार आप जो एक्सरसाइज कर चुका है ऑप्शंस, राइट, उनके रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा, जो अनएक्सरसाइज पोर्शन है उसके रिस्पेक्ट में ऑप्शन चेंज हो सकता है। ये है हमारा सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी का कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड ईसॉप, राइट। मेरे ख्याल से ये पूरी की पूरी पिक्चर से आपको समझ में आ गया होगा। चले चार्ट से पढ़ते हैं कंसेप्ट क्या है, बहुत ध्यान से।
वेरिएशन इन ईसॉप स्कीम, आप क्या कर रहे हैं, उसमें चेंज कर रहे हैं। लॉ ने बोला भाई ऐसा कोई भी चेंज करना है, सबसे पहले तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो शेयर होल्डर की मीटिंग में, और अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हो, बट याद रखना वही वाले ऑप्शन के लिए चेंज करना जो अभी एम्प्लॉय ने एक्सरसाइज नहीं किए हैं। हमारे वाले एग्जाम्पल में 2021 के ऑप्शंस में ही चेंज कर सकते हो, जो ऑलरेडी एक्सरसाइज कर दिए हैं उसके रिस्पेक्ट में चेंज पॉसिबल नहीं है। इंस्टेड ऑफ एसआर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड है फॉर प्राइवेट आईएफएससी पब्लिक कंपनी। अगर आपकी पब्लिक प्राइवेट आईएफएससी कंपनी है तो उसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है, सिर्फ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, ना कि स्पेशल रिजोल्यूशन। सच ए वेरिएशन शेल नॉट बी प्रिजुडिशियल, ये एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए टू द इंटरेस्ट ऑफ द ऑप्शन होल्डर, ऑप्शन होल्डर के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है आपको। अब इंपॉर्टेंट चीज, जो ऑप्शन दिया गया है, मेरी कंपनी ने ऑफर दिया है साहब शर्मा जी को कि भाई 2018, 2019, 2021 में आपको 30 शेयर्स, 40 शेयर्स, 30 शेयर्स का ऑफर दिया है। क्या ये ऑफर किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? ना, क्योंकि ईसॉप में एम्प्लॉय विशेष को ऑफर मिलता है, हर व्यक्ति की योग्यता के आधार पर उसको ऑफर मिलता है। तो पहली बात तो भैया ये ऑफर ट्रांसफरेबल नहीं है। द ऑप्शन ग्रांटेड टू एम्प्लॉयज शैल नॉट बी ट्रांसफरेबल टू एनी अदर पर्सन, ओनली एम्प्लॉयज शैल एक्सरसाइज द ऑप्शंस ग्रांटेड, सिर्फ और सिर्फ वही एक्सरसाइज करेगा। बट एकमात्र एक्सेप्शन है कि जब ऊपर वाले का बुलावा आ गया है, राइट, अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई है, फॉर एग्जांपल सब दिसंबर 2021 तक दिसंबर 2019 तक काम करा शर्मा जी ने, और शर्मा जी हो गए लेट, तो लॉ ने बोला यार जो उनका बेटा है सब वो क्या करेगा, वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। ये एकमात्र एक्सेप्शन है अगर उनको ये राइट मिला है। जो भी ऑप्शंस ग्रांट हो चुके हैं, देखो ध्यान से, ग्रांट हो चुके मतलब अब तो ये वाला का अलॉटमेंट हो चुका है, सॉरी सॉरी सॉरी, जो भी ऑप्शन ग्रांट हुए हैं मतलब ये बात कर रहा है 2021 की, शेल नॉट बी प्लेज हाइपोथेकेटिव मॉर्गेज, ये हम बात कर चुके हैं। अगर एम्प्लॉय ने रेजिग्नेशन टर्मिनेशन कर दिया, जो भी आपने 2021 वाले हमारे एग्जाम्पल में जो भी आपने ऑप्शंस वेस्ट नहीं किए हैं वो सारे के सारे हो जाएंगे आपके क्या, एक्सपायर। डायरेक्टर रिपोर्ट में आपको डिस्क्लोजर देना है भाई कौन कौन से ऑप्शंस ग्रांटेड, ऑप्शंस वेस्टेड, ऑप्शन एक्सरसाइज, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ऑप्शन लैप्स्ड, एक्सरसाइज प्राइस या कोई चेंज किया है, इतनी सारी चीजों का आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है कंपनी को SH6 में। कहां पर मेंटेन करोगे, क्या भाई चौराहे पे मेंटेन करोगे क्या? नहीं, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करना है। contains the particulars of options granted under section 62(1)(b) entries to be made, ये करना है। और इन सबको चेक कौन करेंगे, कंपनी सेक्रेटरी साहब या और कोई पर्सन जिसको बोर्ड ने ऑथराइज किया है, राइट। ये है हमारे पास 62(1)(b), और भाई 62 निधि कंपनी के ऊपर नहीं लगता, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। चले आगे, आगे है आपका 62(1)(c), इश्यू ऑफ शेयर्स ऑन अ प्रेफरेंशियल बेसिस की बात है। चले, प्रेफरेंशियल ऑफर मींस एन इश्यू ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज बाय अ कंपनी। किसने दिया है यार, कंपनी ने दिया है। किसको? टू एनी सिलेक्टेड पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस ऑन अ प्रेफरेंशियल बेसिस। प्रेफरेंशियल बेसिस मतलब हमने सब लाइन बोला लेकिन भैया आपको अधिकार है, आपको अधिकार है ऑन अ प्रेफरेंशियल बेसिस, बट इट डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या शामिल नहीं है वो हम बात करें सब। तो इसमें शामिल क्या क्या नहीं है, पब्लिक इशू शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई पब्लिक इशू में हम किसको देते हैं ये ऑफर, पब्लिक को। राइट इशू शामिल नहीं है, ईसॉप ईसॉस शामिल नहीं है, स्वेट इक्विटी शेयर शामिल नहीं है, बोनस शेयर्स, डिपॉजिटरी रिसिट्स इशूड इन अ कंट्री आउटसाइड इंडिया या फॉरेन सिक्योरिटीज, सब ये शामिल नहीं है यहाँ। कंडीशंस, कंडीशंस क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आर्टिकल ऑथराइज करें, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो, सिक्योरिटीज फुल्ली पेड अप होना चाहिए और अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज होना चाहिए। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी जब भी आएगा तो याद रखना पास 3 वाला फॉर्म आपको आना पड़ेगा। ये सब कुछ कंप्लीट होना है 12 महीने के अंदर जब से आपने SR पास किया है।
वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर, क्या क्या रहेगा वैल्यूएशन रिपोर्ट में कि भाई प्राइस क्या है, प्राइस ऑफ द रिजल्टेंट शेयर्स वेयर कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड ऑन अ प्रेफरेंशियल बेसिस, वो रहेगा। वैल्यूएशन ऑफ कंसिडरेशन वेयर शेयर्स ऑफ सिक्योरिटीज आर टू बी अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन, ये सारी चीजें वैल्यूएशन रिपोर्ट में आना चाहिए रजिस्टर्ड वैल्यूअर के केस में, राइट, इंपॉर्टेंट चीज है। और भाई सेक्शन 62 ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं भाई, निधि कंपनी पर ये प्रोविजन नहीं लगता है, राइट। ये है हमारा सेक्शन 62 सब सेक्शन क्लॉज ए बी सी, याद रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।